सेहतमंद पाकिस्तान के साथ मैं हूं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। नाज़रीन, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस की वबा ने सर उठाया और देखते ही देखते इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कोरोना की वजह से हमारी ज़िंदगी गुजारने का ढंग और तौर तरीके बिल्कुल तब्दील हो गए। वायरस के फैलाव ने दुनिया भर के सेहत आमा के शोबे को मुतासर करने के साथ साथ इनफरादी तौर पर इंसानी ज़िंदगियों को भी बेपनाह नुकसान पहुँचाया। फिर गुज़रते वक्त के साथ वैक्सीन की तैयारी ने दुनिया को उम्मीद की किरण दिलाई। लेकिन क्या हम इस वबा से बाहर आ चुके हैं? क्या ये वबा ख़त्म या बेअसर हो चुकी है? ये अब तक वाज़ेह नहीं है। इस पूरे अरसे में हर बार हमें लगा कि शायद अब हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे, मगर फिर कोई नई वेव आ जाती। कभी डेल्टा वेरिएंट तो कभी ओमिक्रॉन ने फिर से हमारी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों को वैसे ही कर दिया। अब क्या मुस्तक़बिल करीब में हमें इससे निजात मिलेगी और क्या हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट सकेंगे, या हमें अब इसके साथ इसी तरीके से रहना होगा और इसी को नॉर्मल समझते हुए ज़िंदगी गुजारनी होगी? नाज़रीन, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू और इस पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है डॉक्टर राना जवाद अस्कर को, जो कि एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर सीमी जमाली हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची से। डॉक्टर सीमी जमाली बहुत क्रेडिबल नाम है पाकिस्तान के हेल्थ केयर में। ये JPMC की साबिका सरबराह रही हैं। डॉक्टर राना जवाद अस्कर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले कई रोज़ से दोबारा 10% से शरह कम हो गई है पॉजिटिविटी की, तो क्या हम कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन की पर मबनी जो 5वीं लहर थी पाकिस्तान के अंदर, उसका ज़वाल शुरू हो गया? बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र। देखिए, ये अक्सर लोगों में गलतफहमी हो जाती है कि जो पूरा मुल्क है वो इस वेव के अंदर एक ही तरीके से ऊपर जाएगा, ज़ाहिर है औसत है ये, और उसके से निकलेगा। ऐसा होता नहीं है। और हमेशा ये शहरों की आउटब्रेक्स होती हैं जो मिल के पूरे मुल्क का हमारे पास नंबर आता है, तो उससे जो मुल्क का नंबर होता है वो डाइल्यूट होके आ जाता है, क्योंकि आबादी ज़्यादा होती है और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। मेरे लिए अहम बात यह है कि मुख्तलिफ़ शहरों में जो ओमिक्रॉन की वेव थी वो कब शुरू हुई और कब कमी की तरफ आ रही है। तो आप अगर देखें कि कराची में ये सबसे पहले शुरू हुआ था और हमें और उस वक्त यही एक्सपेक्टेशन थी कि जनवरी 40-45% तक चला, बिल्कुल 40-45% तक गया। केसों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ, लेकिन उसके बाद ये पिछले तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 दिन से वहाँ से हम नीचे की तरफ अब आ रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के केसेस, अगर आप याद रखिए कि एक शहर है जो सबसे ज़्यादा टेस्ट करता है, ये इसमें खूबी है। कोई भी शहर पर आबादी के इतने टेस्ट नहीं करता जितना इस्लामाबाद करता है, तो इस वजह से ये बड़ा पैरामीटर है पूरे मुल्क की लेवल को चेक करने के लिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे 1800 डेली केसेस भी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट किए। अब ये कम होके 200 से कम करीब हो गए हैं। तो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर आपकी इनकी जो थी वेव्स वो पहले शुरू हुई और अब ये नीचे की तरफ आ रही हैं। लेकिन आपका KP, जिसमें पेशावर है, आपका मर्दान है, आपका आज़ाद जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद के जो नंबर्स हैं वो अभी केस बढ़ने की तरफ हैं, क्योंकि वहाँ पे ये केसेस का बढ़ाव थोड़ी देर बाद शुरू हुआ। तो उनका अपने हिसाब से नीचे आएगा, लेकिन एटलीस्ट कराची का ज़्यादा फिक्र थी क्योंकि तकरीबन 50% टेस्ट पॉजिटिविटी, और कराची भी काफ़ी टेस्ट करता है नंबरों के हिसाब से। ये बड़ी ख़तरनाक बात थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उस वेव से निकल आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी शहरों में है वहाँ से भी ये वेव कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक ये ठीक, और यही ट्रेंड बैनुल-अक़वामी तौर पे भी हम देख रहे हैं। जी हाँ, और सबसे पहले जो ये ओमिक्रॉन की वेव शुरू हुई थी वो साउथ अफ्रीका से शुरू हुई थी, और साउथ अफ्रीका में यही हुआ, 4 हफ्ते तक बहुत ऊपर गए केसेस और उसके बाद नीचे आ गए। अमेरिका के अंदर भी इस वक्त देखिए रोज़ाना के तो उनके 2 लाख आज भी नए केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये 10 लाख से ये नंबर डेली केसेस का कम हुआ है। तो मेजर डिक्लाइन हुआ है ग्लोबली भी। और जिस तरह हमने पिछली 4 वेव्स देखी हैं कि ये केसेस बढ़ते हैं, उसके बाद ये नीचे आते हैं और एक ख़ास लेवल पे फिर रहते हैं अगली वेव आने तक। डॉक्टर सीमी जमाली, कराची का जिक्र हुआ, आप कराची को में रहती हैं, आप कराची के हेल्थ केयर सिस्टम से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, आप यू आर वन ऑफ द लीडर्स इन हेल्थ सेक्टर इन कराची।
तो आप बताइए कि ये जो 5वीं वेव थी, इसके दौरान हमें ये पता है कि ये फैलती तो बहुत तेज़ी से थी ओमिक्रॉन, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा लोग अस्पतालों में दाखिल नहीं हुए। आपका क्या मुशाहिदा रहा कराची में इस सिलसिले के अंदर? मेरा ये ख्याल है कि कराची में हमने जो देखा था कि पहली वेव और दूसरी वेव और तीसरी वेव जब आई थी तो लोगों में बहुत सा खौफ था इस कोविड से, लेकिन जैसे जैसे ये वेव्स कम हुई और जब इनका रुझान ज़रा कम हुआ तो लोगों में ये खौफ के अनासर जो थे ये डेफिनेटली कम हुए। गो कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैला और हमने देखा कि घर घर में ये फैला और एक आदमी को हुआ तो सारे घर को ही हो गया। लेकिन इसके बावजूद जो है एक ख़ास बात ये देखी गई कि लोगों ने अब परवाह करनी छोड़ दी है। बिल्कुल जिस तरह हम प्रिवेंटिव मेजर्स को हम छोड़ देते हैं और हम समझते हैं कि अब ये ख़त्म हो गया है। और कल भी मैं देख रही थी कि टेलीविज़न के एक एंकर जो थे बड़े उससे बोल रहे थे कि जी अब हम इसका डिक्लाइन देख रहे हैं। बेशक हम इसका डिक्लाइन देख रहे हैं और हम समझते हैं कि अल्लाह करे कि इसका डिक्लाइन हो जाए और किसी तरह ये दुनिया से ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये फिर कोई म्यूटेशन कर लेगा, ये हो सकता है कि कोई और तरह म्यूटेट हो जाए, अभी हमें पता नहीं है। इसलिए हिफाजती तदाबीर को हरगिज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मैं डॉक्टर जवाद आपसे, डॉक्टर सीमी ने बड़ी अच्छी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि जहाँ एपिडेमिक की हम डिक्लाइन देख रहे हैं ओमिक्रॉन के हवाले से, वहाँ SOPs पर अमल में भी डिक्लाइन देख रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारे ममालिक ने रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करने का ऐलान किया है, मास्क ना पहनने की ताकीद की है और लोगों को घुलने मिलने की ताकीद की है। ट्रैवल के ऊपर अगर कोई बैन थे तो वो ख़त्म किए हैं। तो आपके ख्याल में ये सही हिकमत अमली है? देखिए, कुछ ममालिक जिन्होंने ये बैन ख़त्म किए हैं, जिस तरह डेनमार्क है, स्वीडन है, वहाँ तो जो 90% तक लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है, यानी कि 3 इंजेक्शन लग चुके हैं और चौथे का उनका इरादा है। सो उन्होंने अपने आप को एक किस्म का प्रोटेक्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए हम खोल लेते हैं। लेकिन चंद ममालिक ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये इतना ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं है, इसके बावजूद भी वो अपने ममालिक को खोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो UK ने जो पॉलिसीज़ अपनी खोली हैं ट्रैवलिंग की या रिस्ट्रिक्शंस की, उसके बारे में मुझे इंग्लैंड के अंदर का कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा मेरी नज़र से नहीं गुजरा, सिवाय चंद एक आध के, जो उसकी हमायत करते हों। और आज भी तकरीबन तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं बीमारियों के, पेंडेमिक्स के, एपिडेमिक्स के, वो अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये टू अर्ली स्टेप है। जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मेरा इस पे ओपिनियन है कि वो इतनी ज़्यादा मैटर करती ही नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रैवल बहुत फास्ट है। टेस्ट जब तक आपका पॉजिटिव आना है उस वक्त तक आप दूसरे मुल्क में पहुंच गए होते हैं, तो इस वजह से उनका होना या ना होना इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अभी भी मास्क, वेंटिलेशन और क्राउड को अवॉइड करना मैटर करता है। डॉक्टर सीमी जमाली, पहली 2 जब वेव्स आई पाकिस्तान के अंदर, तो आप ने कराची के सबसे बड़े तकरीबन हॉस्पिटल की आप सरबराह थी और आपने बहुत करीब से इसको देखा, इसको मैनेज किया। जब कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है तो जाहिर है कि जो लोग शदीद बीमार होते हैं वो फिर हॉस्पिटल्स में उनको दाखिल करना पड़ता है, उनको क्रिटिकल केयर देनी पड़ती है, ICUs हमारे भर जाते हैं। क्या सीखा हमने बतौर एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के कि क्या हम आइंदा के लिए हमें कुछ तब्दीलियां करने की ज़रूरत है अपने अस्पतालों में, ताकि हम अपने ICU की जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर कर सकें या उसको वसी कर सकें? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी हॉस्पिटल की कैपेसिटीज़ को बढ़ाएं। एक तो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हों लोगों के अंदर जो हस्पताल रन करते हों। दूसरा ये है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। ऐसे वक्तों में हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। असल में प्रॉब्लम ये था कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इतनी बड़ी डिज़ास्टर को देखने के लिए। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर लिया और जैसे तैसे भी हुआ, बहुत अच्छी तरह से। वी नेवर फेल इनटू द ट्रैप जिस तरह के इंडिया या दूसरे ममालिक में हमने देखा। तो एक तो स्ट्रैटेजी जो है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को हमें मिली
एक तो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप करना, बहुत ज़्यादा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इस मौके पे ये भी देखा कि नर्सेज़ का रोल कितना वाइटल होता है और कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और ये रोल जो है, ये क्रिटिकल केयर में हमारे पास इतनी ट्रेनिंग्स नहीं होती नर्सेज़ की, और आई थिंक कि अब हमको इस फैसिलिटी को एनहांस करना चाहिए और नर्सिंग केयर को हमें बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि हमारे पास इक्विपमेंट की ज़रूरत है, फाइनेंसेस के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। और मैं समझती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम किया कि इन्होंने बहुत जल्दी से हमें वेंटिलेटर्स और इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह फराहम कर दी। मतलब आप ये सोचिए कि कुछ ही दिनों में लाइक फ्रॉम एन ICU ऑफ 30 बेड्स, मैंने बहुत जल्दी 90 बेड्स का एक ICU बना लिया एंड इट वाज अ फुली इक्विप्ड ICU, और इसके बाद 70 बेड्स का एडिशनल ICU बना लिया ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो अगर हमारे पास इतने नंबर्स में पेशेंट्स आ जाएं, जो कि आए भी हैं। थर्ड वेव में और इब्तदाई फोर्थ वेव में हमने देखा कि ये दोनों हमारे वार्ड्स ऑलमोस्ट फुल थे। लेकिन क्योंकि इक्विपमेंट था, वो थी, ट्रेनिंग हो गई थी, और तीसरी वेव के अंदर लोग काफ़ी हद तक तैयार हो गए थे बिकॉज उनको मैकेनिज़्म आ गया था, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी थी बहुत फरावानी से, PPEs मौजूद थे। इसी तरह हम लोगों को अब कोई इमरजेंसी जो है बता के नहीं आती। सबसे पहले तो ये बात देखने के लिए है कि हम लोगों को हर वक्त प्रिपेयर्ड होना चाहिए, चाहे मैन मेड डिज़ास्टर हो, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। इसी का मतलब इमरजेंसी है, तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आपके ख्याल में क्या हमारे सिस्टम ने लर्न किया है? मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे ये बता रही हैं कि आपके 30 ICU के हॉस्पिटल्स थे, आपने फटाफट उनको 90 कर दिया, फिर आपने 70 और ऐड किए, तो क्या ये 30 + 90 + 70 अब ये हमेशा रहेंगे, या जैसे ही ये इमरजेंसी ख़त्म होगी तो वो वापस चले जाएंगे वो ICU के बेड्स जो हैं? मेरे ख्याल में इनको रहना चाहिए। ये कोई वजह नहीं है कि इमरजेंसी ख़त्म हुई तो ये चले जाएं। दीज विल बी यूटिलाइज्ड फॉर अदर पेशेंट्स। ज़रूरी नहीं कि पेंडेमिक हर वक्त ही रहे। पेंडेमिक अब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, और आई थिंक पेंडेमिक से ये अब प्रॉबेबली एज इट सेज के एंडेमिक की तरफ ट्रांसलेट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल में ये ICUs तो अब बन गए क्योंकि इनको रिटेन होना चाहिए, और ये और चीज़ों के काम आ जाएंगे। सो नाउ दैट वी हैव बिल्ट दिस अप, आई थिंक दे शुड बी रिटेन्ड, और इनको बिल्कुल ख़त्म होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहबा, अब हमें एक ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर जवाद, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चलें मान लिया कि अब एक डिक्लाइन शुरू हो गई है, गो के मैं फुली एग्री करता हूँ आपके साथ कि लोकल सतह पे हमें इसको सर्विलेंस करने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल एक ग्लोबल ट्रेंड भी, एक नेशनल ट्रेंड भी अब नीचे की तरफ जा रहा है। आप कोई देख रहे हैं कि कोई नया वेरिएंट आएगा, आ रहा है, आ सकता है? जो इस वक्त तक हमारे सामने डिटेल्स हैं या डेटा है, वो ये बताता है कि वेरिएंट्स आर वेरी मच पॉसिबल। और दूसरा जो एक कॉन्सेप्ट इस वक्त चल रहा है वेस्ट के अंदर, वो ये कह रहे हैं, जिस तरह मैडम ने भी बताया है, डॉक्टर सीमी ने, कि एंडेमिसिटी की तरफ। हाँ, ये भी हमारे ज़रा नाजरीन को समझाएं कि जब आप एंडेमिक कहते हैं तो उससे मुराद क्या होती है? एंडेमिक से मुराद ये है कि एक बीमारी, और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये समझाता था कि एंडेमिक का ये नहीं मतलब कि ठीक है हालात, ये वो है, ये मोर देन एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपके एरिया के अंदर वो ज़्यादा केसेस है, महदूद है। और उसका ये नहीं मतलब कि आप इसको नॉर्मल लें। एंडेमिक डिजीज TB पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल है, और वो इमरजेंसी है, और इस तरह हेपेटाइटिस है आपका, ये एंडेमिक है, लेकिन आप भी जानते हैं, आपने इस पर काम भी किया है कि कितने लोगों की डेथ्स होती हैं सालाना पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस C के साथ, हेपेटाइटिस E के साथ कितनी हमारी प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ होती है। तो ये कहना, और मैंने ये इसमें मेरा आर्गूमेंट ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ ये सोच रही हैं वहाँ पे कि इसका हम वैसे ही मैनेज करेंगे जिस तरह हमने HIV को किया, हमने TB को किया, हमने दूसरी बीमारियों को किया, इन्फेक्शियस डिजीज़ को, और वो अपने मुल्कों में उन्होंने कंट्रोल कर लिया विद गुड वैक्सीनेशन, गुड ट्रीटमेंट। लेकिन
जो बाकी ममालिक हैं, दुनिया के गरीब ममालिक हैं, वहाँ आज भी लाखों की तादाद में लोग टीबी के साथ, HIV एड्स के साथ आज भी सालाना डेथ्स होती हैं। तो मैंने कहा था कि हम इसको एग्री नहीं करते, और उसकी वजह यह है कि ये जो कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2, ये टीबी का वायरस नहीं है, ये हेपेटाइटिस का वायरस नहीं है, ये एयरबॉर्न है। और जब एयरबॉर्न कोई भी वायरस हो, उसको आप रोक नहीं सकते नेशनल बॉर्डर्स पे। टीबी के तो आप टेस्ट कर लेते हैं अपने मुल्क में जाने से पहले। तो इस वजह से जो वेरिएंट्स हैं वो आते रहेंगे, वो बेशक वो प्रोड्यूस हो अमेरिका के अंदर या वो साउथ अफ्रीका के अंदर, वो आते रहेंगे। लेकिन फिर जाहिर है कि अगला सवाल ये होगा अगेन, इसमें जो साइंटिफिक हमारा एविडेंस है या साइंटिफिक जो हमारा एनालिसिस है अब तक कोविड का, उसकी बुनियाद पे, और अब जो वैक्सीनेशन हो गई है उसको भी हम जहन में रखें, तो आने वाले जो वेरिएंट्स हैं, इम्कान तो है, लेकिन क्या वो इतने ही ज़्यादा ट्रांसमिसेबल होंगे, इतनी ही बीमारी में शिद्दत पैदा करेंगे जितने पहले वेरिएंट्स रहे हैं, या उसमें बतदरीज कमी आती जाएगी? जी, अब इसमें दो बातें हैं। अगर तो ये अभी तक जितने वेरिएंट आ रहे होते, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल निकल रही होती, यानी कि अल्फ़ा से बीटा बना होता, और बीटा से डेल्टा बना होता, और डेल्टा से ओमिक्रॉन बना होता, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर अब इन्फेक्शसनेस तो बढ़ रही है, लेकिन इसकी मुखलकपना कम हो रहा है। ऐसा ये नहीं हुए दुनिया में। मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हाल हमारे नाजरीन के लिए जानना ज़रूरी होगा कि इस वक्त दुनिया में 54% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी है। ये बहुत बड़ी फिगर है। इसका एक और प्रॉब्लम भी है, जो अभी आज ही जो डॉक्टर डेविड हेमन है, उनकी मैं एक देख रहा था क्लिप, और उसके अंदर ये है कि जब इम्यूनाइज्ड हो तो फिर वायरस और तरीके से इवॉल्व करता है। वो अभी इवॉल्व हम होना देखेंगे बाद में, लेकिन अभी जो है, अभी ये है कि आपकी सीरियस डिजीज़ नहीं हो रही, या कम हो रही है लेकिन कम हो रही है, तो ये अच्छा साइन है। आपकी जो वैक्सीन्स हैं वो अगले आने सालों में बेहतर होंगी, इम्प्रूव होंगी, तो हम अच्छे फुट स्टेप पे हैं 2022 के अंदर, लेकिन ये कहना कि अगला ख़तरनाक नहीं होगा, ये हम नहीं जानते। ठीक। डॉक्टर सीमी, अब बैनुल-अक़वामी सतह पे बात हो रही है कोविड-19 रिकवरी प्लान्स की। हॉस्पिटल्स के हवाले से हमें क्या तजावीज़ देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि आने वाले वक्त के लिए हम ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड हो सकें? बिल्कुल जी, फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट में एक तो ये कि ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत होती है, और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ए सिलेक्शन बाय वर्च्यू ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नंबर 1। नंबर 2, द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो हमारी लर्निंग्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर हमें पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेजर्स लेने चाहिए फ्यूचर के लिए? देखिए, उसके लिए तो जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले ये वायरस से कि हम लड़ाई कर रहे हैं ना, एक आलमी जंग लड़ रहे हैं, और वायरस नए नए हथियार ला रहा है, तो इसको मुकाबला करने के लिए आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और जिसे हम हेल्थ इंटेलिजेंस कहते हैं। बदकिस्मती से बहुत सारे लोग जो बड़े ओहदों पे भी होते हैं, उनके नज़दीक ये जो डिज़ीज़ के डेली नंबर हैं, ये ही हेल्थ इंटेलिजेंस है, यही हेल्थ सर्वेलेंस है, और उसका नुकसान ये है कि हम इसकी बेसिस पे फैसला नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है, रोज़ाना के हमारे इसके टेस्ट 50,000 हैं। अब 50,000 टेस्ट जो से हमें पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आते हैं, उसकी बेस पे हमारा पूरा मुल्क फैसला कर रहा होता है, और इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी हम दे रहे होते हैं, हम इसकी नेशनल सिक्योरिटी कॉस्ट भी हैं। लेकिन ये 50,000 के जो टेस्ट हैं, ये ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं करते कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसका ये मतलब नहीं है कि हम 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख टेस्ट रोज़ाना का करें। इन्हीं 50,000 टेस्टों को अगर बाकायदा एक सिस्टम के तरीके के साथ किया जाए, तो हम उसकी बेस के ऊपर एक अच्छी एस्टिमेट कर सकते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, और रूटीन में किया जाए। और रूटीन में किया जाए। और जब तक आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होगी, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई जंग लड़ के कामयाब हो सकते हैं? दोनों मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने मुस्तकबिल के बारे में बात भी की, और इस बात को भी मौजू बनाया कि हमने अब तक कोरोना की वबा के फैलाव से क्या सीखा, और मुस्तकबिल में हमें क्या इक़दामात करने चाहिए। नाजरीन, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि हमारा बेहतरीन दफ़ा वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल है, और अभी वो वक्त नहीं आया कि हम इन चीज़ों को ख़त्म करें।
आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।